नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आरवी द विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का फटाफट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त आइए, आज हम लोग फटाफट सीरीज में एक नए सीरीज को लेकर आए हैं हिंदी के लिए, जो आपके पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त, इस एग्जाम के लिए आप बेहद तैयारी बहुत तेजी के साथ तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अथक परिश्रम कर रहे हैं। इससे यह उम्मीद लगाई जा सकती है या कयास लगाया जा सकता है कि आप निश्चित है सफल होंगे। अब आपसे वर्दी बहुत दूर नहीं है, वर्दी आपके एकदम करीब है, एकदम ये वर्दी है, यहाँ पर आप हैं, वर्दी लटक रही है, आप भी लटक रहे हैं, दोनों एक सामने आने वाले हैं। बहुत ही चंद दिनों में, बहुत जल्द ही समय में आ जाएंगे। लेकिन दोस्त, इसी तरह से प्रयास आप करते रहिएगा। तो चलिए दोस्त, आइए आपको हम फटाफट सीरीज में आपको आज फटाफट प्रश्नों को हल करवाते हैं। तो देखिए, हमारे सामने एक पहला प्रश्न खुला हुआ रखा हुआ है, जिसे आपको खोलने की जरूरत नहीं है, खुला हुआ रखा हुआ है। ठीक है, अब इस खुले हुए प्रश्न में देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न यह है, कहा क्या गया है, अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। देखिए, दो चीजें यहाँ पर दोस्त पूछी गई है। यहाँ पर अघोष भी पूछा गया और अल्पप्राण भी पूछा गया। तो दोनों को हमें देखना होगा कि अघोष और अल्पप्राण क्या होते हैं। तो जब मित्र यहाँ पे देखिए विकल्प के रूप में आपको झाया, ठाया, जाया, काया, ताया, ठीक है। अब आपको यह तय करना है कि इसमें से अघोष क्या है, ठीक, और अल्पप्राण क्या है। तो सबसे पहले आप अघोष जानिएगा, वर का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है। वर का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, यह जानना जरूरी है। जब अल्पप्राण की बात करते हैं 1, 3 और 5 होते हैं, यह वर्ण क्या कहलाता है, वर्ग का अल्प प्राण कहलाता है। अब आप देखिए यहाँ झा है, तो चा, छा, जा, झा चौथा वर्ण आ रहा है, तो यह क्या नहीं होगा, अल्प प्राण नहीं होगा। ठीक, ठा, टा, ठा रहा है, सघोष तो है, सॉरी अघोष तो है, लेकिन अल्प प्राण नहीं है। जा भी उसी श्रेणी में चला जाता है, ठीक, अल्प प्राण है लेकिन अघोष नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो का और ता आया है, यह वर्ग का पहला वर्ण होता है, वर्ग का पहला वर्ण अघोष होता है, वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अर्थात विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर आपका होगा। ठीक, जब भी आपको इस तरह से प्रश्न निकालना होगा तो सबसे पहले आप उसको देख लिया करिए कि अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, सघोष कौन सा है, अघोष कौन सा है। तो उसके बाद आप विकल्पों को देखेंगे तो आपका निश्चित है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा क्या गया कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द क्या है, हरा है, पतला है, सभा है या गहरा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखना, आपको यह बताना है कि ये जो 4 विकल्प आए हैं, 4 विकल्पों में से संज्ञा वाला शब्द कौन सा है। तो हरा है, पतला है, सभा और गहरा है। तो दोस्तों, यहाँ सीधा सा उत्तर किसका होता है, सभा का होता है। यह सभा जो होता है वह समूहवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक, क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। बाकी यह जितने भी शब्द हैं, यह शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। गहरा भी क्या कहलाता है मित्र, विशेषण कहलाता है। अर्थात प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर से एकदम सही उत्तर आपका होगा। ठीक है, विकल्प नंबर से एकदम सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया क्या गया है कि निम्नलिखित में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। अर्थात जो गुरु हैं, गुरु का स्त्रीलिंग आपको बताना है। ठीक है, गुरु का स्त्रीलिंग बताने में आपको 4 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प क्या है, गुरुवती है, गुरुवाइन है, गुरुआनी है, गुरुनी है। ठीक, इस तरह से आपके सामने यह 4 विकल्प आए हैं। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। तो दोस्तों, यहाँ जब गुरु की बात होती है तो गुरु का क्या हो जाता है, गुरुवाइन हो जाता है, या आप इसे यह भी कह सकते हैं, गुरु माता भी कह सकते हैं। ठीक, जब स्त्रीलिंग बनाना होगा, जिसे कह दिया जाए गुरु माता भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होता है। किसका, गुरु का। ठीक है, गुरुवाइन के अतिरिक्त गुरु माता भी क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है, लिखा क्या गया, हरि मोहन को रुपए देता है। निम्नलिखित वाक्य में से कारक नाम बताना है। कर्म कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण। देखिए, लेकिन देखना क्या है, इसमें मोहन को बताना है कि मोहन शब्द में कौन सा कारक है। तो जब आपसे यह पूछा जाए कि मोहन शब्द में कौन सा कारक है, लेकिन यहाँ पे क्रिया क्या है, देने लेने की आ रही है, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो जब संप्रदान कारक की बात होगी, जब अंत में क्रिया देना लेना, पूछना, कहना, बकना होगा, प्रणाम करना होगा, नमस्कार करना होगा, धन्यवाद देना होगा। ठीक, तो ये तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ऐसे ध्यान रखिएगा, जहाँ पर क्रिया क्या हो जाए, देना हो या लेना हो, ठीक, प्रणाम करना हो,
या धन्यवाद करना हो, ठीक, या धन्यवाद देना हो, ठीक है, या किसी को नमस्कार करना हो, या किसी को नमस्कार करना हो, या किसी पर क्या करना हो, आहुति देना हो, ठीक है। इन सारे शब्दों के, या सारे शब्द जब क्रिया के रूप में आएंगे, जब क्रिया आए, ये क्रियाएं आए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है, ठीक। तो वहाँ पे क्या हो जाता है दोस्त, संप्रदान कारक हो जाता है, ठीक है। बाकी जब कर्म की बात होती है, जहाँ पे क्रिया क्या हो जाए, कर्म की बात हो, क्रिया क्या हो, बुलाना हो, जगाना हो, भगाना हो, दौड़ाना हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया क्या हो जाएगी, कर्म कारक हो जाएगी। जब अपादान की बात करते हैं, जहाँ पर अलग होने का भाव प्रतीत हो, अलगाव का भाव प्रकट हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। अधिकरण मतलब कि क्या हो जाएगा, क्रिया के आधार को सूचित करने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द, ठीक, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द क्या कहलाएंगे, अधिकरण कारक कहलाएंगे। लेकिन जो प्रश्न के अनुसार है, प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर से एकदम सही है, क्या है, संप्रदान कारक है, ठीक है। विकल्प के अनुसार विकल्प नंबर सी आपका एकदम सही है, जिसे आप क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया, निम्नलिखित रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हें सहायता कर सकता है, ठीक। यह लिखा गया, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। तो इसमें रेखांकित क्या है, कोई है। कोई को रेखांकित मतलब क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम है, या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ जब कोई की हम बात करते हैं तो कोई यह निश्चित नहीं कर रहा होता है कि कौन होगा, ठीक है, कोई यह निश्चित नहीं कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो कोई लिखा गया है, तो कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी आपका एकदम सही उत्तर होगा। बाकी पुरुषवाचक में क्या हो जाता है, मैं हम की बात करता है, ठीक, मैं हम, ठीक, मेरा, तू तुम तू आपकी बात करता है, ठीक है। और यहाँ पर ए और ओए की बात करता है, ठीक है। प्रश्नवाचक क्या कहता है, कौन, कहाँ, क्या, इसकी बात करता है। निश्चयवाचक क्या कहता है, यह और वह की बात करता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, कोई मतलब क्या हो गया, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन हमारी मदद करेगा, यह निश्चित नहीं है। जैसे अभी हम ही अपना क्लास पढ़ा रहे हैं, अगर कहा जाए कौन कौन हमारी वीडियो देखेगा, तो यह क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के साथ आए। लेकिन निश्चित नहीं है ना कि कौन कौन देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, सकर्मक क्रिया छांटना है। सकर्मक क्रिया छांटने में आपको बतलाना है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ लिखा गया, चलना, सोना, मुस्कुराना और लिखना, ठीक। चलना, सोना, मुस्कुराना और लिखना, यह इतनी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में यह छांटना है कि कौन सा सही है, ठीक। अब इसमें जब आप सही छांटते हैं तो चलना, सोना, मुस्कुराना, यह सब क्या है, अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। यह सब क्या हो जाता है मित्र, अकर्मक क्रिया हो जाती हैं। लेकिन बस यहाँ पे लिखना जो होता है वह क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, सकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक। तो यहाँ विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, लिखना, ठीक है। एकदम सही उत्तर कौन सा होगा, लिखना हो जाएगा। दोस्त यहाँ पे इसको देखते रहिएगा। चलिए भैया, आगे वाला प्रश्न भी हम देखते हैं, और इसको देखने के साथ साथ इसका आप लोग उत्तर भी देते रहिएगा, ठीक है। इसका आप उत्तर भी देते रहिएगा। इसका उत्तर आप जब देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर से आप जुड़ेंगे तो उत्तर ही आपको वहाँ पे करके आना है, ठीक है। अगला क्या लिखा गया, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया दोस्त, थोड़ा सा लिखा गया है।
थोड़ा सा दूध गर्म कर दीजिए। थोड़ा क्या हो गया, पता नहीं कितना थोड़ा सा, और दूध की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा कह देने से यह क्या हो जाता है, निश्चित नहीं होता है। अगर हम आपसे यह कहते हैं 1 लीटर दूध गर्म कर दीजिए तो वहाँ पे निश्चित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि थोड़ा सा दूध गर्म कर दीजिए तो यह क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, यह क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया कि कौन विस्मयादि बोधक अव्यय है। कौन विस्मयादि बोधक अव्यय है, वाह है, प्रतिदिन है, इसलिए है, परंतु है। ठीक, अब आप यह बताएंगे कि कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो दोस्त यहाँ पे देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय का मतलब क्या होता है, जहाँ पे विस्मयादि बोधक के चिन्ह लगे होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पर चिन्ह लगा है, एक ही विकल्प में लगा है, वाह के साथ लगा हुआ है। वह जो शब्द है वह क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे प्रतिदिन दिया गया है तो यह प्रतिदिन क्या हो जाएगा, प्रतिदिन क्या हो जाएगा भैया, कालवाचक, क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ठीक, क्रिया विशेषण अव्यय की बात कहेगा। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय की बात कहेगा। जब हम इसलिए और परंतु की बात करते हैं तो यह क्या हो जाएगा मित्र, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसको आप कर भी लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या गया कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर लिखा क्या गया, अपवाद लिखा गया, पराजय लिखा गया, प्रभाव लिखा गया, ओढ़ना लिखा गया। ठीक है, अब देखिए जब आप अपवाद कहते हैं, अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में पर उपसर्ग है। ठीक, प्रभाव में भाव के साथ प्र उपसर्ग है, लेकिन यहाँ ओढ़ना के साथ किसी भी उपसर्ग का कोई प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक है, विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो गया। इस फटाफट सीरीज में आप लोगों को हम बहुत फटाफट सारी चीजें दे रहे हैं, तो इस चीज को आप एकदम देखिएगा, ताकिएगा, अंदाजिएगा इसमें आखिर ऐसा क्या क्या आया है कि जो आपके एग्जाम को, आपकी परीक्षा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वह एकदम छने हुए, बिछड़े हुए प्रश्न हैं जो कि अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिकांशतः एग्जाम में पूछे गए भी होते हैं और पूछे जाएंगे भी, यह बात तय है। तो इसलिए आप लोग इसको देखते रहिएगा। यहाँ पे विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा क्या गया है, आपके सामने लिखा आया है क्या, सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। किसमें, सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। इस सनसनाहट शब्द में हट प्रत्यय है, सन प्रत्यय है, सन प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है। तो दोस्तों यह ध्यान रखते हैं, जैसे सनसनाहट हो गया, अकुलाहट हो गया, घबराहट हो गया, चिल्लाहट हो गया, यह सारे शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा होता है, यही जो प्रत्यय यहाँ पर आया है आहट, यही आहट प्रत्यय क्या हो जाता है, विकल्प के अनुसार, प्रश्न के अनुसार यह प्रत्यय सही होता है, आहट। ठीक, सनसनाहट, सन लिखा जाता है, आहट जोड़ दिया जाता है, सनसनाहट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ सन लिखा गया ना, जैसे कहा जाए सन के साथ एक आप प्रत्यय जोड़ेंगे, आहट। ठीक, तो शब्द क्या बन जाएगा, सनसनाहट। ठीक, क्या बनेगा, सनसनाहट बन जाएगा। तो इसमें दोस्तों कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आहट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आहट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया है, अगले प्रश्न में लिखा गया, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। बहुत धनी है लेकिन दुखी है। अधिकांशतः जिसके पास पैसा होता है बहुत दुखी होता है, जिनके पास नहीं होता वो पैसे पीछे भागते रहते हैं, पैसे की वजह से दुखी रहते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा है वो अपने कर्मों से दुखी रहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए दोस्त, यहाँ पर जैसे लिखा गया क्या गया है कि तथापि मोहन धनी है। ठीक, यद्यपि मोहन धनी है तथा बहुत दुखी है। यह किस प्रकार का वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या उपरोक्त में कोई नहीं है। तो देखिए भैया, यहाँ उपरोक्त में कोई नहीं है, यह तो विकल्प सही होगा नहीं। यहाँ पे एक शब्द आया यद्यपि आया है, यद्यपि के साथ एक शब्द आया तथापि आया है,
जब यद्यप तथाप की बात हो जाएगी तो वहां पे दोस्त धीरे से आप लगा दीजिएगा। कौन सा मिश्र वाक्य लगा देंगे, एकदम सही आपको उत्तर होगा, कभी गलत नहीं होगा। आप बिना कुछ सोचे समझे जहां पर यद्यपि आ जाए, तथापि आ जाए, कदापि आ जाए, जो आ जाए सो आ जाए, ठीक, जो आ जाए, कि आ जाए, त्यों आ जाए, जैसा आ जाए, जैसे आ जाए, माना, मानो, जाना, जानो आ जाए, वहां पे तुरंत आप आंख बंद करके लगा देंगे कि यह क्या है, मिश्र वाक्य। एकदम सही उत्तर आपका होगा, ठीक है, एकदम सही उत्तर आपका होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया मित्र, यहाँ पे मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया क्या गया, काल का तात्पर्य क्या होता है। लिखा क्या गया है, काल का तात्पर्य क्या होता है। तो यहाँ पे मित्र बताइएगा काल का तात्पर्य क्या होता है। काल का तात्पर्य कल होता है, अवधि होता है, समय होता है या मृत्यु होता है, ठीक है। काल का मतलब क्या होता है, समय होता है, ठीक है। सीधा काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है। यही समय जब अवधि का बोध कराता है तो वह अवधि भी आ जाता है, लेकिन जो काल है, काल का तात्पर्य किससे लगाया जाएगा मित्र, समय से लगाया जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। लॉक कर दीजिएगा इसको, तनिक भी इधर उधर ना हो। अगला देखिए कि अगला आपके सामने एक प्रश्न आया हुआ है। क्या लिखा गया है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द में किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें चिन्ह दिया गया अर्धविराम, अल्पविराम, विसर्ग और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो देखिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का किया जाता है। जैसे कहा जाए राम, जैसे कहा जाए राम, सीता, सीता, लक्ष्मण, लक्ष्मण और हनुमान, और हनुमान, ठीक, हनुमान साथ अयोध्या आए थे, अयोध्या आए थे, ठीक है। अब देखिए कि राम, सीता और लक्ष्मण और हनुमान साथ अयोध्या आए थे लिखा जाए तो यहाँ देखिए अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। तो यह क्या हो जाता है, समुच्चय, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के साथ प्रयोग होने वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला देखिए लिखा क्या गया, होत्रिकार, होत्रिकार में कौन सी संधि है। तो यहाँ देखिए होत्रिकार में कौन सी संधि है मित्र, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ है या यण है। तो इसमें आपको सामने 4 विकल्प दिया गया है। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। अब इन 4 विकल्पों में अगर आप एक विकल्प का चयन करते हैं तो जैसे होत्रिकार कहा गया, होत्रिकार में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, यहाँ पे देख लीजिएगा, होत्र लिखा जाता है, इसके साथ क्या लिखा जाता है, रिकार लिखा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, बड़ी री आ जाती है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यह री होती है, ठीक है। दोनों को अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ी ऋषि, बड़ी ऋषि बन जाती है। शब्द क्या बन जाता है, होत्रिकार बन जाता है, ठीक, क्या बन जाता है, होत्रिकार बन जाता है। बड़ी ऋषि की मात्रा यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। बात क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है ना हमारी आपकी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा क्या गया है, लिखा गया बीड़ा पाणी। क्या लिखा गया, बीड़ा पाणी। बीड़ा पाणी में समास से पूछा गया है। बीड़ा पाणी में क्या है, समास से पूछा गया है। लिखा गया कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है, ठीक है। अब इसमें आपको यह बताना है कि बीड़ा पाणी में कौन सा समास है, ठीक, यह बताना है आपको, ठीक है। अब बीड़ा पाणी में कौन सा समास है, या अगर आपसे पूछा जाए तो लिखा जाता है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्विगु समास लिखा गया। तो इन सारे के चारों समास में कौन सा सही है, ठीक है। अब बीड़ा पाणी में भैया बीड़ा है पाणी जिसके हाथ में, अर्थात मां सरस्वती हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। बीड़ा पाणी, बीड़ा है जिसके हाथ, पाणी मतलब हाथ में होता है, ठीक है। दे विग्रह क्या किया जाएगा, बीड़ा है जिसके हाथ में, जिसके हाथ में, हाथ मतलब क्या होता है, पाणी, पाणी मतलब क्या होता है, हाथ, ठीक है। तो इसमें क्या तीसरा अर्थ क्या निकल कर आ रहा होता है, सरस्वती आ रही होती है, माँ सरस्वती आती हैं। जहां पे तीसरा अर्थ निकल कर आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा क्या गया है कि ज्यों ज्यों पट झलकती हठती हंसत नचावत नयन, ठीक, त्यों त्यों निपट उदारहूं फगुआ देत वने न, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो पंक्ति लिखी गई, पंक्ति में कौन सा भाव है, वाचिकन भाव है, कायिक है,
मानसिक है या सात्विक है। तो दोस्त देखिए, ध्यान दीजिएगा कि लिखा क्या गया, ज्यों ज्यों पट झलकती हठती हंसती नचावत नैन, मतलब अच्छे से आँख नचा रहे हैं, हंस रहे हैं, पांव पटक रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, ठीक, हाथ तो ऐसे से कर रहे हैं, जो ऐसे से कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए अनुभाव कौन सा होता है, तो सीधा सा उत्तर यह होता है कायिक अनुभाव होता है। कायिक अनुभाव मतलब क्या होता है, जहाँ शारीरिक क्रिया के द्वारा कोई भाव प्रकट किया जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कायिक अनुभाव। नैनों का घुमाना, ठीक, और पट का झटकाना, ठीक, हठत हठत करना, ठीक है, हंस हंस के क्या करना, नचावत नैन, हंस हंस के क्या कर रहे हैं, नैन क्या नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं, आंखें ऐसे से कर रहे हैं, तिलबिला रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, शरीर के अंगों के द्वारा क्रियाएं जो प्रकट की जाती हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, कायिक अनुभाव कहते हैं, ठीक। और रही बात वाचिक की, तो इसी में बोलकर, जो हम बोलकर अभी आपको बता रहे हैं, या क्या हो जाता है, वाचिक अनुभाव हो जाता है। मानसिक या सात्विक अनुभाव दोनों एक ही होता है, या मानसिक विकारों से उत्पन्न होता है, अर्थात सत्व के गुणों से उत्पन्न भाव को सात्विक अनुभाव कहते हैं। मन के विकार को क्या कहा जाता है, मानसिक अनुभाव कहते हैं। दोनों एक ही स्थान पर इंगित करते हैं, ठीक है, दोनों लगभग एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। वह मन का विकार होता है या सत्व के गुणों से उत्पन्न भाव होता है जो स्वयं से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्न नंबर 16 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा गया है, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मैन। पंक्ति में कौन सा छंद है, सोठा छंद है, चौपाई छंद है, दोहा छंद है या बरवे छंद है। इस पंक्ति में आप यह बताएंगे इसमें कौन सा छंद है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा छंद हो जाता है, सोठा छंद हो जाता है, ठीक। इसमें कौन सा छंद हो जाता है, सोठा छंद हो जाता है। इन सब को एक बार आप लोग मिलान कर लीजिएगा, मिलान करके इसको आप देख लीजिएगा इसमें कौन सा है, कैसे सोठा छंद हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप यह ध्यान दें, इन कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर ने करो कृपा मर्दन मैन। इस पंक्ति में कौन सा छंद होगा, तो वहां पे सीधा सीधी बात होती है कि वहां पे क्या हो जाएगा, सोठा छंद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया है कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, यमक होता है, श्लेष होता है, अनुप्रास होता है या उत्प्रेक्षा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर यह देना है कि जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। वहां पे सीधी सीधी बात यह होती है, सॉरी, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है मित्र, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, यह आपको बताना है ना। वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। बाकी रही बात श्लेष की, यमक की, तो कहा जाता है जहां एक शब्द दो बार हो, जहां एक शब्द दो बार हो, दोनों का अर्थ अलग हो, दोनों का अर्थ अलग हो, ठीक, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है, ठीक है। कहा जाता है एक, जहां एक शब्द के साथ, जहां एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हों, कई अर्थ चिपके हों, वहां पे क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। जब रही बात उत्प्रेक्षा की, कहा जाता है जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन जहां पे लिखा गया जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया प्रश्न में, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, ठीक। अंगजा, अंगना, आंगन, अंगार, ठीक। एक शब्द का अर्थात इसमें से एक ऐसा शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है, अंगना, ठीक है, सॉरी, जिसका अर्थ क्या होता है, स्त्री। तो इसमें देखिए अंगजा दिखा गया, अंगना दिखा गया, आंगन दिखा, अंगार दिखा गया है। तो जो यह अंगना जो शब्द होता है, इस अंगना शब्द क्या होता है, अर्थ स्त्री से लगाया जाता है दोस्त। किससे लगाया जाता है, स्त्री से लगाया जाता है, क्योंकि स्त्री तो घर की शोभा होती है
और उसी से क्या हो जाता है, घर में हंसी खुशी और घर की सौंदर्यता केवल और केवल स्त्रियों से बढ़ती है। ठीक है, इसलिए स्त्री को क्या कहा जाता है, घर का अंगना कहा जाता है। अंगना जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा घर दिखता है। तो मतलब स्त्री जब जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा घर चलेगा। ठीक है, एक स्त्री घर को अच्छा सजा भी सकती है और एक स्त्री घर को अच्छा उजाड़ भी सकती है। दोनों के गुण अवगुण दोनों क्या होता है, स्त्री के अंदर समाहित होता है। लेकिन घर की जो सौंदर्यता होती है वह स्त्री से होता है और घर की जो सौंदर्यता होता है स्त्री से होता है। और घर जो सौंदर्य दिखता है वह किससे दिखता है, अंगना दिखता है, अर्थात उसी से सारे चहल पहल और खुशियां आती हैं। ठीक है, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा। स्त्री का अर्थ किससे लगाया जाता है, अंगना से लगाया जाता है। अगला देखिए, लिखा क्या गया है कि जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है, मुमुक्षु है, मुमुसु है, मुमुक्षा है, मुमूर्षा है। ठीक है, यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में बहुत भ्रम होता है। तो जो मर रहा होता है उसे मुमुसु कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, मुमुसु कहते हैं। ठीक है, और जो मरने की इच्छा लेके आता है उसे मुमुक्षा कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। ठीक, मरने की इच्छा या कामना करने वाला क्या हो जाता है, मुमुक्षु हो जाता है। और जो मर रहा होता है वह मुमुसु कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मुमुसु कहलाता है, मुमुसु कहलाता है। विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर आपका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला लिखा क्या गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। ठीक, सिंह है, पंचानन है, नाहर है, मृगारी है। ठीक, सूर्य है, रवि है, दिनकर है, तरणि है। ठीक, अग्नि है, पावक है, अनल है, पिशुन है, महेश है, रमेश है, भूतेश है, सतीश है। तो भैया देखिए कि यह सब क्या है कि इसमें से ऐसा कौन सा एक है युग्म जो अशुद्ध है। तो अशुद्ध जो युग्म होता है भैया वह क्या हो गया, सिंह हो गया। सिंह तो हो गया, पंचानन अलग होता है, नाहर अलग होता है, मृगारी अलग होता है। ठीक, इसमें सब अलग अलग जगहों से पर्यायवाची उठा के डाला गया है। तो युग्म क्या है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर होगा। देख लीजिएगा, एक बार मिलान कर लीजिएगा। विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर आपका होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, सब एक ही है, बाकी सब जगह क्या है, कहीं पिशुन लिख दिया गया है, कहीं तरण लिख दिया गया है। ठीक, और कहीं भूतेश लिख दिया गया है। इसकी वजह से पर्यायवाची और सारी युग्म गलत है, अर्थात यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। सही वाला विकल्प क्या होगा, ए होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया कि विलोम शब्द की दृष्टि से जिससे असंगत युग्म है, ऊंट है, ऊँटनी है, प्राचीन है, अर्वाचीन है, सूर है, भीरू है, साण है, साढ़नी है। तो भैया साण का साढ़नी नहीं होता है, तो आपको क्लियर है। जिसमें बाकी तो देखिए ऊंट का ऊँटनी हो जाएगा, प्राचीन का अर्वाचीन और सूर का भीरू हो जाएगा, लेकिन साण का साढ़नी नहीं होगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी साण सारणी नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इस जो फटाफट सीरीज चल रही है आपकी, इसको सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है ताकि आप जल्दी जल्दी से प्रश्नों को हल कर लें और अच्छे तरीके से उस प्रश्न का उत्तर भी आप देख लें। हो सकता है कहीं आगे पीछे विकल्पों के साथ मिल जाए। ठीक है, अगला आपके सामने प्रश्न नंबर अगला जो आता है 23 आता है। तो लिखा क्या गया, खाक में मिलाना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, खाक में लिख दिया गया है, यहाँ अलग होगा। ठीक है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, क्या लिखा गया, खाक में मिलाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है, सब तोड़ देना होता है, कीचड़ में मिल जाना होता है, नष्ट कर देना होता है, हानि पहुंचाना होता है। ठीक, कहा नहीं जाता मैं तुमको खाक में मिला दूंगा। कैसे कहा जाता है, कहा जाता है मैं तुमको खाक में मिला दूंगा। जब मैं तुमको खाक में मिला दूंगा अर्थात तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। जब हम तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, नष्ट कर देना होगा। ठीक, विकल्प के अनुसार सी वाला विकल्प एकदम सही उत्तर है। क्या लिखा गया, नष्ट कर देना लगाया गया। ठीक है, किससे लगाया गया, नष्ट कर देना से लगाया गया है। बात क्लियर हुई हमारी आपकी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 में दिया गया क्या गया कि निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक, तत्सम शब्द में क्या लिखा गया, नारियल लिखा गया, उपरोक्त लिखा गया, तुरंत लिखा गया है, आलस्य लिखा गया है। तो इसमें आपको तत्सम शब्द छाड़ना है। तो जब हम तत्सम शब्द छाड़ते हैं तो वहां पे मित्र क्या मिलता है, हमें आलस्य मिलता है। आलस्य क्या है, तत्सम शब्द है।
जैसे नारियल है, नारियल का तत्सम क्या होगा, नारिकेल होता है। ठीक, क्या हो जाता है, नारिकेल होता है। उपरोक्त क्या हो जाता है, उपर्युक्त हो जाता है। ठीक, उपयुक्त हो जाता है। तुरंत का क्या हो जाता है, त्वरित होता है। ठीक, त्वरित, त्वरित मतलब क्या होता है, तत्काल या तुरंत। ठीक है, तो ये इसका यह क्या हो जाता है, तत्सम शब्द हो जाएगा। आलस्य का तत्सम तद्भव क्या होगा, आलस होता है। ठीक, जैसे आलस लिखा गया, यह क्या है, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। यह जो आलस लिखा गया यह क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक, क्या है, तत्सम शब्द है। तो इस तरह दोस्तों क्या हो जाता है, विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 25 में देखिएगा, आपको क्या बताया गया कि नीचे एक ही शब्द के 4 वर्तनी दी गई हैं, अर्थात एक ही शब्द के कितनी वर्तनी दी गई हैं, 4 वर्तनी दी गई हैं। इन 4 वर्तनी में से सही का चयन करना है। ठीक है, लिखा गया 36, 36, 36, 36, यह 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो अब आप यहाँ पे यह बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें से आपको यह चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। सही वाले विकल्प को आपको उत्तर देना है। तो देखिए 36 तो होता नहीं है, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, में तो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा 36 कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, 36 कहा जाता है। जब आप 36 कहेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, तब वह जाके शुद्ध होगा, अन्यथा शुद्ध नहीं होगा। ठीक, अन्यथा शुद्ध नहीं हो जाएगा। बात क्लियर है। अब आते हैं दोस्त, यहाँ आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 26 पर आते हैं। लिखा क्या गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है। ठीक है, तो लिखा क्या गया, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। यह बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आप लोगों ने इसको गलत भी बहुत किया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको देखिएगा और समझिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। फिर कहा गया कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 4 विकल्प आपके सामने आए हैं। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक, तो पहला प्रश्न क्या कहा कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। एक हलवाई गलत है। ठीक है, अब क्या कहा गया, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। यहाँ स्थित क्या है, गलत है। ठीक है, मेरे घर के पास एक हलवाई, फिर यहाँ एक पहले आ गया, क्या हो गया, यह गलत है। ठीक है, अब इस तरह से हमने 3 विकल्पों को काट दिया है। तो हमारे पास केवल और केवल एक विकल्प बचता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, डी कहा जाता है। कहा गया कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। यह वाक्य क्या हो जाएगा, एकदम सही होगा। यह वाक्य क्या हो जाएगा, एकदम सही वाक्य कहलाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा, विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 26 की अगर हम सांत्वना देते हैं तो प्रश्न नंबर 26 के बाद फिर हम अगले वाले प्रश्न पर आते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है, प्रश्न नंबर 27 कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर जब 27 की अगर हम बात करते हैं, लिखा क्या गया है कि हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। हिंदी का नवीन अर्थ में सर्वप्रथम लिखित प्रयोग किसने किया, यह अगर आपसे कहा जाए तो हिंदी का नवीन अर्थ में, ठीक, नवीन अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, विल्हेल्म फॉन ने किया था, फ्रीडरिश म्यूलर ने किया था, कैप्टन टेलर ने किया था, चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया था। तो देखिए यह एकदम अनोखा सा आपके सामने प्रश्न आया है कि लिखा क्या गया, हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिंदी का नवीन अर्थ में सर्वप्रथम लिखित प्रयोग किसने किया था, यह अगर आपको बताना है तो इसमें आप क्या बताएंगे। तो इसमें विल्हेल्म फॉन ने दिया था, फ्रीडरिश म्यूलर ने दिया था, कैप्टन टेलर ने दिया था, चंद्र शर्मा गुलेरी ने दिया था। ठीक है, तो इसमें से आपको यह बताना होगा किसने दिया था। ठीक है, किसने दिया था यह अगर आपको बताया जाए तो भैया यह हो जाएगा कौन सा, विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। कैप्टन टेलर महोदय ने सन 1812 में, ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज में, कहाँ पर, फोर्ट विलियम कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक दीक्षांत समारोह में
हिंदी का नवीन अर्थ में प्रयोग किया था। ठीक है, इसको आप देखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक दीक्षांत समारोह में कैप्टन टेलन ने ठीक सन 1812 में हिंदी का नवीन अर्थ में सर्वप्रथम लिखित प्रयोग किया था। इस चीज को आप एकदम बना के रखिएगा, दिमाग पर सेट करके रखिएगा। ठीक है, कितना किए थे? हिंदी का नवीन अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे कैप्टन टेलन की बात हो जाती है, टेलर की बात हो जाती है। ठीक, अब अगला जो हमारे सामने प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 28 आता है। प्रश्न नंबर 28 में क्या लिखा गया है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? क्या लिखा गया? बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो भैया यहाँ पे बिहारी हिंदी की बोली का नाम आपसे पूछा गया है, मगही है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है या बुंदेली है। तो देखिए बिहारी हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तीन ही हिंदी आती है, अवधी, बघेली और तीन हिंदी आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। तो भैया यहाँ पे विकल्प के अनुसार विकल्प क्या हो जाएगा? ए वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, मगही होगा। बाकी रही बघेली की बात, यह किसका कौन सी हिंदी से निकल कर आई है? पूर्वी हिंदी से निकल कर आई है। ठीक है, और वहीं से छत्तीसगढ़ी भी आई है, लेकिन बुंदेली कहाँ से आई है? बुंदेली कहाँ से आई है? पश्चिमी हिंदी से आई है। ठीक, कहाँ से निकल कर आई है? पश्चिमी हिंदी से निकल कर आई है। इतिहास पर जो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, क्या लिखा गया? गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसमें लिखा गया कमलेश्वर है, धर्मवीर भारती हैं, अमृत राय नागर हैं, ठीक, मनोहर श्याम जोशी हैं। तो भैया देखिए कि तो बहुत कई बार आपके यहाँ एग्जाम में पूछा गया है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि गुनाहों के देवता जो उपन्यास है उस उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा क्या गया कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ठीक, आदिकाल की है, रीतिकाल की है, भक्ति काल की है, आधुनिक काल की है। ठीक, अब देखिए भैया पृथ्वीराज रासो की हम तो प्रारंभिक चरण में बात करते हैं। प्रारंभिक चरण में जब बात करते हैं तो वह कौन सा काल हो जाता है? आदिकाल हो जाता है। अब यह भी ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा था वह लिखा किसने था? चंद्रवर दाई ने लिखा था। ठीक, और चंद्रवर दाई ने लिखा था। चंद्रवर दाई ने इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के जीवन की गाथा लिखे थे। ठीक, जीवन की गाथा का वर्णन किया था। ठीक, पृथ्वीराज चौहान की गाथा का वर्णन किए थे। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, जो यह पृथ्वीराज रासो है इसे कुछ लोग हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। ठीक, महाकाव्य मानते हैं। और यह जो चंद्रवर दाई थे इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक, प्रथम कवि मानते हैं। और यह जो ग्रंथ रहा वह किस काल में लिखा गया था? आदिकाल में लिखा गया था। और यह इस ग्रंथ में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पृथ्वीराज रासो के युद्ध का और संयोगिता से विवाह, उनके प्रेम संबंधों का भी वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? वीर और श्रृंगार रस दोनों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ग्रंथ लिखा किसने था? चंद्रवर दाई ने लिखा था। चंद्रवर दाई कब लिखे थे? आदिकाल में लिखे थे। ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया गया था। या इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। और हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया था? चंद्रवर दाई को माना गया था। इस तरह से दोस्तों आज फटाफट सीरीज की एक सीरीज हमने आपको खत्म किया। अब हम आपको हर रोज इसी वक्त मिलेंगे जिस समय हम आपसे मिल रहे हैं। आप लोग लगे रहिएगा, अपनी तैयारी को एक नया आयाम देते रहिएगा और वर्दी के लटकती वर्दी के पास जाइएगा, उसको इतना प्रयास करिएगा, इतना अथक परिश्रम करिए ताकि वो लटकती हुई वर्दी आप बदन पे आके लटके। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।